In our this lecture, we'll continue further with the classification of energy resources. So, last time we just get to know a little bit of information related, or you can say introduction related to renewable energy resources, right? Which is our subject. So, as I already told you that in part 1 of this unit 1, we will have to study a little bit about the introduction and the classification of various energy resources as well, है ना? So the energy resources which are available for us, how we can classify them? Like हमारे पास बहुत सारे energy resources available है ना, तो कैसे हम उनको classify करें, है ना? ये चीज़ हमें इस लेक्चर में देखनी है, तो ये सारा हम यहाँ पे कवर करेंगे और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके फर्स्ट यूनिट का। और जो क्वेश्चन थे ऑलरेडी टोल्ड यू वो कैसे से फ्रेम होंगे और आप कैसे आंसर कर सकोगे, दैट आई हैव टोल्ड यू। अब हम इसे एक बार पढ़ते हैं, ठीक है? देन वी विल गेट टू नो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, अब जैसे टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज देखें कि जो भी एनर्जी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है तो वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 तरीकों से कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है? सबसे पहले है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है? सेकेंड है हमारा कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज, और थर्ड वन है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। द फोर्थ वन इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये 4 तरीके से हमने डिवाइड कर दिया। अब इसमें जब आप एग्जांपल्स देखोगे तो आप लोग देखोगे कि कुछ कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो है ना वो कॉमर्शियल है, कुछ नॉन कॉमर्शियल है, कुछ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कॉमर्शियल है और कुछ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज अभी नॉन कॉमर्शियल ही है, ठीक है? देयर आर सर्टेन रिसोर्सेज विच आर कन्वेंशनल एंड विच आर नॉन रिन्यूएबल, एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉन रिन्यूएबल बट सम ऑफ देम आर रिन्यूएबल एज वेल, है ना? जैसे वाटर है, कन्वेंशनली यूज हो रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बहुत समय से यूज हो रहे हैं, बट दे आर रिन्यूएबल, है ना? क्योंकि वाटर इज देयर, वाटर साइकिल इज देयर, रेन होगा, सो लॉट ऑफ वाटर इज अवेलेबल। तो जो स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं उनको हम रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखते हैं, और जो लार्ज पावर प्लांट्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल में रख देते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के लिए अच्छे नहीं होते अगर हम बड़े डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो अब बेसिक जो मेरा मोटो है वो यहाँ पे बताने का ये है कि हमने कैटेगराइजेशन किया है। इन कैटेगराइजेशंस में जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके जो एग्जांपल्स होंगे वो कॉमन होंगे, ठीक है? सो दैट इज समथिंग विच वी विल सी। ओके, लेट्स कम टू दिस। वी विल डिस्कस ना दिस डिफरेंसेस वन बाय वन। जैसे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, इनको देखते हैं, ठीक है? अभी जो पहला पॉइंट है इस पर देखिए और क्या लिखा है कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं इनके कुछ एग्जाम्पल हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। अच्छा, फॉसिल फ्यूल्स टर्म जो यूज़ होती है तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स हैं ना इनके जो रेसिड्यूज हैं, लाइक क्या हुआ कि ड्यू टू अर्थक्वेक या वॉल्केनिक eruption या कुछ जो आप कह सकते हो नेचुरल कैलामिटी आई, उसकी वजह से जो प्लांट्स और एनिमल्स थे ऑन ग्राउंड वो सारे के सारे ग्राउंड के नीचे चले गए, ठीक है? बहुत दिनों तक अंदर पड़े रहे उनके जो डेड बॉडीज हैं, फिर वो डिके हुए, फिर डिफरेंट प्रोसेस हुए अंदर, है ना? जो भी हुआ हो, उनका हाई टेम्परेचर है अंदर इनसाइड द अर्थ, तो वहाँ पे जाके वो केमिकल रिएक्शंस हुए और फाइनली वो कुछ कोल या पेट्रोलियम जैसी चीज़ों में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? तो ये जो और उनको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं तो हमने उनको नाम दे दिया फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि वो प्लांट्स और एनिमल्स के रेसिड्यूज हैं, ठीक है? द कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं और ये सारे नॉन रिन्यूएबल हैं, ठीक है? ये सारे कन्वेंशनल इसलिए हैं क्योंकि बहुत दिनों से वी आर यूजिंग दैम, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कन्वेंशनल सोर्सेज जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है? एक्सॉस्टिबल है, मतलब ये ख़त्म हो जाएंगे एक दिन, बनेंगे दोबारा लेकिन बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए एक्सॉस्टिबल है, ठीक है? दे विल फिनिश। वहीं पे जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो कैसे हैं, रिन्यूएबल है और इनएक्सॉस्टिबल है। तो इन टर्म्स पे आपको ध्यान देना है, ठीक है? कौन सी टर्म्स है, जैसे इनएक्सॉस्टिबल देन रिन्यूएबल। जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है दे आर रिन्यूएबल एंड इनएक्सॉस्टिबल। जो कन्वेंशनल है वो कैसे हैं, दे आर नॉन रिन्यूएबल, दे आर नॉन रिन्यूएबल एंड एक्सॉस्टिबल, ठीक?
और इसकी एग्जांपल्स भी ध्यान देने हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे कन्वेंशनल में आते हैं। और जो आपकी सोलर और विंड एनर्जी है दैट इज अ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। ओके, so the next point if we see is they have been in use since a long time। तो ये बहुत देर से मैं भी डिस्कस कर रही हूँ सेम चीज़ कि कन्वेंशनल जो है ना ये बहुत लंबे समय से यूज़ हो रहे हैं, ट्रेडिशनल है इसीलिए इनका नाम पड़ा है। ठीक है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। इसकी एग्जांपल क्या है, पहले भी हमने देखा अभी भी देख रहे हैं, फायरवुड है। ठीक है, फायरवुड है, कोल है। लाइक पहले हम लकड़ियाँ यूज़ करते थे ना आग जलाने के लिए, तो वो कन्वेंशनल हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप देखें तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्सेज जो है दे कॉज पोल्यूशन। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पोल्यूशन कॉज करते हैं ये। कोल देख लो कितना पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है ना। मोस्ट ज़्यादा आप देखोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में एयर पोल्यूशन हो रहा है। फिर कहीं ना कहीं सॉइल पोल्यूशन भी हो ही जाता है इन चीज़ों से, है ना। और एयर पोल्यूशन जिसकी वजह से अस्थमा जैसी बीमारियाँ ये सारी चीज़ें फैल रही ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक पॉल्यूशन किससे होता है, कन्वेंशनल से होता है, ध्यान रखना। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल यानी रिन्यूएबल से पॉल्यूशन नहीं होता है। दैट्स वाई वी आर स्विचिंग फ्रॉम कन्वेंशनल टू नॉन कन्वेंशनल, है ना। इसीलिए हम कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज पे जा रहे हैं। ठीक है, देन दीज आर बट वेरी कॉमन, क्योंकि बहुत दिनों से यूज़ हो रहे हैं तो बहुत कॉमन है। इनके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर ली हैं इनको यूटिलाइज करने के लिए। पावर प्लांट्स हैं, इन्हीं पे बेस्ड है ना, इन्हीं से एनर्जी को यूटिलाइज करने का डेवलपमेंट। और यू कैन से कि एनर्जी इसी से ईजिली आपके लिए अवेलेबल हो पा रही, तो बहुत कॉमन है और बहुत वाइडली यूज़ हो रहे हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम नॉन कन्वेंशनल पे स्विच करें। ठीक है, तो ये कंपेरेटिवली न्यू रिसोर्सेज हैं, नए हैं ये। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि नए हैं तो उन पर भी रिसर्च चल रहा है। अभी बहुत एफिशिएंटली हम इनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव बनाना पड़ेगा ना, लार्ज लेवल पे एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी। अब सोलर एनर्जी है तो उसके कुछ अपने डिसएडवांटेजेस है ना, पूरा टाइम तो सन अवेलेबल नहीं है, बारिश होगी तब क्या होगा, है ना। तो जब आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे स्विच कर रहे हो, पूरा सिस्टम आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो इनिशियली यू विल फेस प्रॉब्लम, है ना। तो उसी पे रिसर्च करनी है कि क्या करें कि वो प्रॉब्लम ना हो, कैसे स्टोर कर ले इतना कि जब सन कुछ टाइम के लिए ना अवेलेबल हो तो भी हम उसको जनरेट, उसको यूटिलाइज कर सके, राइट। तो ये चीज़ें 4 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आता है तो आई थिंक नाउ यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन दैट। ठीक है, 1 सेकेंड। तो एक बार फिर कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। कन्वेंशनल के लिए क्या लिखोगे, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, एग्जॉस्टिबल, देन यूज्ड सिंस अ लॉन्ग टाइम, नेक्स्ट पॉइंट कॉज पोल्यूशन, एंड द फोर्थ पॉइंट इज वेरी कॉमन एंड वाइडली यूज्ड। ठीक है, एग्जाम्पल कोल, फायरवुड, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स कम टू द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। इसके लिए क्या, नॉन कन्वेंशनल मीन्स रिन्यूएबल, इनएग्जॉस्टिबल, देन रिसेंटली डेवलप्ड, स्टिल डेवलपिंग। ठीक है, आफ्टर दैट वी डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, देन they are comparatively new sources of energy and hence they are not widely used। जैसे सोलर पैनल्स, विंड मिल्स वगैरह हैं, बट इतना कहाँ यूटिलाइजेशन हो रहा। अभी भी हम थर्मल पावर प्लांट से बहुत ज़्यादा, मोर देन 60% ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स, जहाँ पे कोल यूज़ हो रहा है, कन्वेंशनल सोर्स। ठीक है, विंड देन बट नाउ वी आर ट्राइंग बेस्ट टू स्विच टू नॉन कन्वेंशनल। सन का बहुत यूटिलाइजेशन, अब सोलर पैनल्स हो रहे हैं मैन्युफैक्चर। ठीक है, कोशिश हो रही है कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज़ किया जाए सोलर पैनल्स के, सोलर सेल्स के, हमें बाहर से ना इंपोर्ट करना पड़े। ठीक है, तो मेक इन इंडिया वाले कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ओके फाइन, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज योर कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज, है ना। सेकेंड कैटेगरी थी कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल क्या होती है, कोई चीज़ कॉमर्शियल कब बनती है, जब आपको उसके लिए पे करना पड़े, है ना। इतने हाई ज़्यादा लेवल पे प्रोडक्शन हो कि आपको चीज़ों को पे, फॉर एग्जांपल
those energy resources which are available in the market and which can be purchased from the producing agency, right? तो जो एनर्जी रिसोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है और जिसको आप जिसका प्रोडक्शन कोई एजेंसी कर रही है और आप उससे खरीद सकते हैं, उसे आप क्या कह देते हैं? कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। नॉन कॉमर्शियल क्या होते हैं? वो एनर्जी रिसोर्सेज जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है परचेज करने के लिए उनका प्रोडक्शन ही इतना नहीं हो पाया कि उनको कॉमर्शियलाइज किया जाए, कि उन पर चार्जेस लगाए जाए। तो ऐसे रिसोर्सेज को जब हम एनर्जी अकाउंटिंग करते हैं ना, तो इनको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब एनर्जी अकाउंटिंग क्या होती है? एक पूरा सिस्टम बना हुआ है जिसमें हम एनर्जी जो है उसको मेजर करते हैं कि कितने गीगावाट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कौन कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं, उनका एनालाइज करना, पूरी रिपोर्ट बनती है कितना एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है। तो जो एनर्जी अवेलेबल ही नहीं हो पा रही है उसको हम कंसीडर ही नहीं करते एनर्जी अकाउंटिंग में। तो एनर्जी अकाउंटिंग गवर्नमेंट करती है, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री या एजेंसी कर सकती है। तो अब एनर्जी अकाउंटिंग जब की जा रही है तो हम कौन सी एनर्जी को कंसीडर कर रहे हैं? जो कॉमर्शियल लेवल पे जिसका जनरेशन हो रहा है, जिसके लिए लोग पे कर रहे हैं। जैसे हम बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट से जो एनर्जी आती है जो हमारे घरों तक पहुंच जाती है, या न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है जो घरों तक पहुंच रही है, वो सारी आपकी एनर्जी अकाउंटिंग में इंक्लूड की जाएगी। और वो सारे कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज हैं क्योंकि बहुत हाई लेवल पे उनसे गीगावाट्स में मेगा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। बट नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स है तो बहुत लो लेवल पे, जैसे लेट्स से किसी जगह पे एक सोलर पैनल लगा दिया और सिर्फ एक घर पे उसकी सप्लाई आ रही है, ठीक, पर्सनल पर्पस के लिए किसी ने यूज़ किया सी, तो दैट इज़ नॉट अ कॉमर्शियल फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो नॉन कॉमर्शियल, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक। ओके, अब इस स्लाइड में दो तीन डिफरेंसेस देख लीजिए। जैसे अगर कॉमर्शियल है मतलब जहाँ कॉमर्शियल टर्म आ गया प्राइस, ठीक है, आप रिलेट कर लोगे। तो कॉमर्शियल है तो कुछ प्राइस है ना, कॉमर्शियल है तो उसका कुछ प्राइस होगा। बट नॉन कॉमर्शियल है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। कॉमर्शियल है मतलब इट इज़ यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस, है ना। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो एनर्जी यूटिलाइज करेंगी वो वही एनर्जी करेंगी ना जो बहुत जिसका प्रोडक्शन ईजी है, जो ज़्यादा अवेलेबल है, जो कॉमर्शियल है ना। और वहीं पे अगर डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है तो लो अमाउंट में है। जैसे अभी स्टार्टिंग में भी जो सोलर पैनल है, विंड फार्म है, ये आप कॉमर्शलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो हमारा एम क्या है कि इनको कॉमर्शलाइज किया जाए, है ना। इसी तरीके से पहले जैसे कुछ चीज़ें हम यूज़ करते थे, एग्रीकल्चरल वेस्ट है ना, जैसे रूरल एरियाज में आप देखते हो कि अभी भी एनिमल वेस्ट का यूज़ करके कभी कभी आग जलाते थे ना। अब तो रिप्लेस हो रहा है, एलपीजी अवेलेबल कराया जा रहा है, एलपीजी सिलेंडर, बट स्टिल एट सम प्लेसेस दीज थिंग्स आर यूज्ड। तो ये सारे कोई कॉमर्शियल लेवल पे इंडस्ट्री तो नहीं यूज़ करती एनिमल वेस्ट को, है ना। फायरवुड इसको लोग खुद से बनाते हैं अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए, इसको बहुत ज़्यादा कॉमर्शलाइज नहीं किया गया है, लोग खरीदते भी इतना नहीं क्योंकि इतना यूटिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए हैं, तो ये सारे क्या है? नॉन कॉमर्शियल है, इनको प्राइस से कोई मतलब नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनिमल्स है, एनिमल डंग अवेलेबल हो जाता है, उससे वो कुछ अपना फ्यूल आप कह सकते हो कुछ चीज़ें बनाकर यूज़ करते हैं, ठीक है, आग लगाने के लिए, हीट जनरेट करने के लिए, ताकि कुकिंग पर्पज़ में यूज़ कर सके। या फिर ठंडी के टाइम में दे यूज़ जिस वुड्स है ना। तो ये सारी चीज़ें, बट वो कॉमर्शियलाइज नहीं है, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। वहीं पे पेट्रोलियम है ना, कोल है, थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ हो रहा है, यू आर पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। आप अगर व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए यू आर पेइंग, तो ये कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस इज योर मीथेन, सॉरी यस मीथेन, CH4 है ना, ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, देन प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो नेचुरल गैस जो है दैट इज अगेन फ्रॉम मतलब आप अर्थ के अंदर से ये चीज़ें निकाल रहे हो, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, है ना, ये सब हमें धरती के अंदर से मिलता है, अंडरग्राउंड अवेलेबिलिटी है इनकी, और इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, देन यूटिलाइज किया जाता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनका कॉमर्शलाइजेशन हो चुका है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं कहीं ना कहीं वो कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज भी हैं, ठीक है। और जो नॉन कन्वेंशनल हैं उनको हम कॉमर्शलाइज करना चाह रहे हैं, अभी वो नॉन कॉमर्शियल हैं क्योंकि उन पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाई है, बट वी आर ट्राइंग टू कॉमर्शलाइज दैम, कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन है और हम उसको यूज़ कर सकें, उस पर भी प्राइस से इसको भी एसोसिएट कर सकें, ठीक है।
ओके, नाउ कम टू द थर्ड टाइप ऑफ जो कैटेगराइजेशन है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो ज़्यादातर जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, जो कि बहुत सालों से बन रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपका जी कोल पेट्रोलियम की हमने बात की, तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ और रिसोर्सेज हैं, सनलाइट है जो कि अर्थ के बनने से भी पहले प्रेजेंट है ना। अब ये सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और हम इन सारे रिसोर्सेज पे क्या है, डिपेंडेंट भी हैं। And these resources are termed as natural resources. Obviously, if they are present in nature, we will call them natural resources, ठीक है। और ये बहुत important भी है for the life on earth. Now again, जो natural resources उनको हम classify कर रहे हैं renewable resources में और non renewable में। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं कि जो renewable energy resources है वो exhaust नहीं होंगे, क्योंकि इनका नाम ही क्या है, renewable, है ना। तो आप इसका continuous utilization करोगे, but they are not going to exhaust. Fine, they are termed as renewable resources. जैसे एग्जाम्पल के लिए सन, विंड, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या है, टाइड्स, लहरें जो आती है ना ओशियंस पे, ठीक है, आपने देखा होगा वो टाइड्स आती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, बहुत तेज़ी से आती है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाए ना तो सुनामी भी आ जाती है, बहुत डिजास्टर कर देती है, एनर्जी है उसके अंदर बहुत सारी। सो हाउ टू यूटिलाइज इट, है ना, ये हमारा मोटो रहता है। तो ये सब एनर्जीज क्या है, रिन्यूएबल है, बार बार आती है, प्रेजेंट है, परमानेंट है, तो इनको यूटिलाइज करना है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल के अंदर क्या आता है, नॉन रिन्यूएबल के अंदर आता है आपका वो रिसोर्सेज जो इमीडिएटली रिप्लेस नहीं हो सकती हैं, ठीक है, डिप्लीट हो सकती हैं। डिप्लीट यानी ख़त्म होना, ठीक है, पूरा एग्जॉस्ट हो जाना। तो वो सारे क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। नॉन रिन्यूएबल के अंदर फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल्स क्या है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, रेयर मिनरल्स जो कि मीटियोराइट्स में फाउंड मिलते हैं। मीटियोराइट्स टर्म एसोसिएटेड विद स्पेस, है ना, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, मीटियोराइट्स, मीटियर्स, ठीक है, उल्का पिंड, इस तरह से कुछ टर्म्स हैं जो आसमान से आते हैं, हेवनली बॉडीज हैं अदर देन प्लैनेट्स, ठीक है। तो कभी कभी ये धरती पर पहुंच जाते हैं, दे आर मीटियोराइट्स। अच्छा, इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, उससे कुछ लेक फॉर्मेशन होता है एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आप देखो कि नाउ वी आर गोइंग टू सी द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं हम कि डिफरेंसेस क्या है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में। लेट अस सी दैट। वैसे तो क्लियर हो गया होगा, बट दिस हैज बीन रिटन इन अ पॉइंट वाइज मैनर। सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो इट इज हेल्पफुल फॉर यू, है ना। डिफरेंट पॉइंट्स आप ऐसे मेंशन कर सकते हो टैबलो फॉर्म में। लाइक सबसे पहले डिप्लीशन की अगर बात करें तो उस बेसिस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को। क्योंकि जो रिन्यूएबल है वो डिप्लीट नहीं होगा, है ना, वो ख़त्म नहीं हो सकते। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट हो जाएंगे। जैसे कोल, पेट्रोलियम डिप्लीट हो जाएगा, एक टाइम के बाद फिनिश हो जाएगा। बट रिन्यूएबल सन है, विंड है, एनर्जी, ये डिप्लीट होने वाले नहीं है। सोर्सेज इनके डिफरेंट है। जैसे रिन्यूएबल कहाँ से मिलता है, सनलाइट है, वाटर से, विंड है ना, जियोथर्मल सोर्सेज, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स हैं, कुछ गर्म पानी के स्रोत होते हैं, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स, फ्यूमेरोल्स, ये सारी चीज़ें जो है ना ये नेचुरल है एंड ये इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल है ना, रिन्यूएबल के अंदर आती हैं। वहीं पे नॉन रिन्यूएबल में आपके फॉसिल फ्यूल्स आ जाते हैं, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, ये कहीं ना कहीं जाके एक टाइम पे दे आर गोइंग टू फिनिश, ठीक है। अब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की अगर बात करें तो क्या होता है, रिन्यूएबल से पोल्यूशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन एमिट नहीं करते हैं, ठीक है, कार्बन एमिशन जो है वो लो है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज होगी। तो एनवायरनमेंट में कार्बन से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ना, हेल्थ इश्यूज तो है ही, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से क्या होता है, कार्बन एमिशन कम हो जाते हैं, तो वो दिक्कत नहीं होती है कार्बन वाली, ठीक है, पॉल्यूशन वाली। तो कार्बन फुटप्रिंट जो है वो भी लो हो जाता है। फाइन। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो वहाँ पे कार्बन एमिशन ज़्यादा होंगे, कार्बन फुटप्रिंट हाई होता है, ठीक है, कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होती है। कोल से आपका बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, ठीक है, जो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, बहुत इश्यूज क्रिएट होते हैं उससे, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, ठीक। कॉस्ट पे आ जाते हैं हम। कॉस्ट पे क्या होगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना इनका अभी जो कॉस्ट है दैट इज़ हाई, क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं कि हम उसको यूटिलाइज कर सके बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अभी इनिशियली हाई है, बट ग्रेजुअली जब कॉमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन होने लगेगा तो वो
उसका प्राइस लो हो जाएगा, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल में सारे सेटअप्स ऑलमोस्ट बन चुके हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो इनका अपफ्रंट कॉस्ट जो है वो ईजी है, वो सॉरी लो है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बन ही चुका है, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी को भी हार्वेस्ट करना है, आपको विंड मिल्स वगैरह बनाने हैं, तो बहुत अभी उसमें जो इनिशियल कॉस्ट है बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अभी इनिशियली दे आर एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में। अब जो ट्रॉपिकल एरियाज़ है ना, जहाँ पे सनलाइट थ्रू आउट द ईयर काफ़ी अवेलेबल है, वहाँ पे तो सही है, वहाँ आप सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हो। बट जो हमारे पोलर एरियाज़ है वहाँ तो सन ही नहीं है, 6 मंथ्स के लिए तो सन ही अवेलेबल नहीं होता, तो वहाँ पे कैसे इसको कर सकते हैं, यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इश्यूज हैं। रिन्यूएबल के साथ बहुत अच्छा है, इको फ्रेंडली है, बट अवेलेबिलिटी कहाँ है थ्रू आउट द ईयर, है ना। तो उस पर फिर वी कैन नॉट रिलाई ऑन दैट, रिलायबल रिसोर्स नहीं हुआ ना, फिर कुछ टाइम के लिए अवेलेबल है बट एकदम से आपका ब्लो आउट हो सकता है। अगर सनलाइट बहुत टाइम के लिए नहीं आई, स्टोरेज खत्म हो गया, तो एकदम से इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, तो आप कंप्लीटली उस पर नहीं डिपेंड कर सकते, है ना। तभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया है रिन्यूएबल एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए। वहीं पे नॉन रिन्यूएबल पे काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, डेवलपमेंट हो चुकी है, तो कॉस्ट इफेक्टिव है और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल है, अवेलेबल है हमारे लिए, है ना, थ्रू आउट डिफरेंट कंट्रीज़। चाहे कोई कोल्ड एरियाज़ है वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो ना, बाहर से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अगर कोल्ड नहीं है तो ये सारी चीज़ें। एरिया रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो सोलर पैनल्स आपको अगर लगाने तो आपको बहुत सारा एरिया चाहिए होगा उसके लिए, तो हर जगह क्या अवेलेबल है, अर्बन एरियाज़ में कहाँ अवेलेबल है ना, इतना कंजस्टेड एरिया है, तो यू नीड एरिया, बट वहीं पे ऑलरेडी डेवलप है, इनको कंपेरेटिवली लो एरिया चाहिए, है ना। जैसे थर्मल पावर प्लांट्स आपने देखे होंगे, यू नीड अ वेरी लो एरिया, बट सन एनर्जी बहुत स्कैटर्ड फॉर्म में है, तो एक जगह पे आप अभी इतना आपने इतना इफेक्टिव अभी नहीं डिवाइस डेवलप किया है कि आप कम एरिया पे ज़्यादा एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको, सन एनर्जी को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके फाइन। ठीक है, तो ये हो गई कुछ चीज़ें। अब ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, डिप्लीशन के लेवल, अगर डिप्लीशन है तो उसके बेसिस पे आप रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। सोर्सेज डिफरेंट है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट दोनों का अलग अलग हो रहा है, कॉस्ट डिफरेंट है, देन इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट डिफरेंट है ना, बाकी एरिया रिक्वायरमेंट्स भी इनकी डिफरेंट है। इस बेसिस पे आप रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल को डिफरेंशिएट कर सकते हो। नाउ आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर। Just wait a minute. Fine. Now this is primary and secondary energy resources, ठीक है। तो प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो एनवायरनमेंट से डायरेक्टली मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज। तो आप देख रहे हैं ना किस तरह से एग्जांपल्स चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स भी आ रहे हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल है और क्या है, कन्वेंशनल है। और सोलर एनर्जी जो है वो भी डायरेक्ट नेचर से मिल रही, तो वो भी प्राइमरी एनर्जी का ही एक पार्ट हो गया। टाइडल एनर्जी है, ओशियन से, नेचर से मिल रहा है। हाइड्रो एनर्जी है तो वो आपका वाटर से ही मिलता है, आप डैम्स बनाते हो, वाटर स्टोर करते हो, फिर उसको एक पर्टिकुलर हाइट से पोटेंशियल एनर्जी है तो उसको काइनेटिक में कन्वर्ट करते हो, टर्बाइन पे आगे गिरता है, रोटेट करता है, ठीक है, फिर वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का प्रोसेस, ठीक है। तो हाइड्रो एनर्जी भी आपकी जो है वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, सो इट ऑल्सो कम्स अंडर द प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। तो प्राइमरी एनर्जी को आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो कन्वेंशनल में और नॉन कन्वेंशनल में, आराम से कर सकते हो, ठीक है। कन्वेंशनल के अंदर थर्मल पावर आ गया, वो एक प्राइमरी सोर्स है, बट कन्वेंशनल है क्योंकि बहुत दिनों से यूज़ हो रहा है, ठीक। नॉन कन्वेंशनल के अंदर विंड एनर्जी, जियोथर्मल, जो ट्रेडिशनली नहीं यूज़ हो रहे हैं बट नेचर से डायरेक्ट हम उनको ले रहे हैं, ठीक है, नेचर से डायरेक्ट अवेलेबल है, तो विंड एनर्जी, जियोथर्मल, ओशियन एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सारे नॉन कन्वेंशनल तो हैं, बट दे आर ऑल प्राइमरी रिसोर्सेज ऑल्सो बिकॉज दे आर नेचुरल। नॉन कन्वेंशनल क्यों है, क्योंकि क्या है, ट्रेडिशनली यूज़ नहीं हो रहे हैं, सब न्यू है, ठीक है, तो इस वजह से नॉन कन्वेंशनल। फर्दर आप प्राइमरी रिसोर्सेज को रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में भी कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। रिन्यूएबल क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली दे आर प्रोड्यूस्ड और इनएग्जॉस्टिबल है। एग्जाम्पल देख लीजिए रिन्यूएबल के, वुड हो गया, ट्रीज आप दोबारा से एफॉरेस्टेशन कर सकते हो, ठीक है, वंस यू हैव
कट द ट्रीज, तो कटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं आप उनको टिम्बर वुड्स को आप काटते हो, ठीक है, फर्नीचर्स बनाने के लिए, बट एट द सेम टाइम आप फायर जनरेट करने के लिए उसका यूज़ कर सकते हो, एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर आप अफॉरेस्टेशन करें तो आफ्टर 10 to 15 ईयर्स आप दोबारा से उसको जनरेट कर सकते हो, तो रिन्यूएबल हो गया है ना। विंड एनर्जी है, दैट इज अगेन रिन्यूएबल। बायोमास डिस्कस किया था आपने, ठीक है, जो लिविंग बींग्स के वेस्ट मटेरियल हैं, जैसे आपके एनिमल डंग हो गया, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, बायोमास के अंदर आते हैं, ठीक है, तो उससे आप एनर्जी जनरेट करते हो, बायोगैस से आप जनरेट करते हो, है ना। देन सोलर एनर्जी है, तो ये सारे रिन्यूएबल हैं। वहीं वहीं पे क्योंकि नेचुरल है तो इसलिए प्रांति भी है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो नॉन रिन्यूएबल क्या है, फाइनाइट है, एग्जॉस्टिबल है। फाइनाइट है मतलब फिक्स्ड अमाउंट, लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, एंड एग्जॉस्टिबल भी है, जैसे कोल हो गया। बट अगेन कोल क्या है, नेचुरल है। कोल इज व्हाट, इट इज नेचुरल, ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरमेंट, सो इट इज प्राइमरी ऑल्सो, है ना। तो इस तरह से प्राइमरी को फर्दर हमने इन सारी चीज़ों में कैटेगराइज किया है। आई होप प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो सेकेंडरी रिसोर्सेज है वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, सेकेंडरी रिसोर्सेज एनर्जी, ठीक है, तो वो आपके एनवायरनमेंट से नहीं मिलते, उसमें आपको काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ठीक। तो अब बाकी का वी विल रीड इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अभी के लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अगर सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज की एक बार बात करते हैं तो वो डायरेक्ट नेचर में अवेलेबल नहीं है, बट हम उनको प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज से क्या करते हैं, यूटिलाइज डिराइव करते हैं, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में वी विल जस्ट कंटिन्यू विद दैट। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना आपकी, वो अगर आप देखो जो कोल की बर्निंग से आपको अवेलेबल हुई है, तो दैट इज योर सेकेंडरी एनर्जी, है ना। वहीं पे हाइड्रोजन है, दैट इज अवेलेबल टू यू, है ना, बट वो आपको हाइड्रोलिसिस से मिलता है, H2O की हाइड्रोलिसिस से। H2O नेचुरल रिसोर्स है, बट उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो एक इलेक्ट्रोड पे आपको H2 भी मिलेगा, और H2 पे बहुत पोटेंशियल है, फ्यूचर फ्यूल के फॉर्म में यू कैन यूज़ इट, है ना। बहुत ज़्यादा इस पर भी वर्क हो रहा है क्योंकि एनवायरमेंट फ्रेंडली H2, है ना, बट कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, अभी इतना डेवलपमेंट नहीं है, तो कॉमर्शियलाइज नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आई होप दिस लेक्चर इज क्वाइट क्लियर टू यू। अब आगे की चीज़ें विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। And I think this is again half an hour lecture, but half of the chapter is completed, है ना। First unit is completed. Now next half, that is solar cells, that we will continue in the next class, okay। और जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है वो भी एक बार देख लेंगे शॉर्ट में इन द नेक्स्ट क्लास इटसेल्फ। हालांकि दैट यू विल नाउ यू कैन इजीली राइट डाउन। जैसे मेरिट्स में क्या होता है कि एडवांटेजेस आपको लिखने हैं ना, कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, इजीली अवेलेबल है, रिन्यूएबल है, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी के मेरिट्स हो गए। डीमेरिट्स क्या होंगे रिन्यूएबल एनर्जी के, कि इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो अभी एफिशिएंट नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, ठीक है, ज़्यादा एरिया रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज हैं रिन्यूएबल के साथ। तो आप मेरिट्स डीमेरिट्स आई थिंक आप खुद से भी कर सकते हो, बट इन नेक्स्ट क्लास एक स्लाइड में आई विल, इन सिंगल स्लाइड आई विल ट्राई टू जस्ट मेंशन द कॉमन पॉइंट्स, है ना, तो वो आप ताकि कर लो। फिर हमारा यूनिट 1 का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा, दैट इज सोलर सेल्स, है ना। वो थोड़ा सा टेक्निकल है, बट वी विल स्टडी इट, इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल एंड ईजी। सो थैंक्स। I think I should end the lecture now. Thank you so much.